तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने आपको मध्यकालीन भारत के पहले चैप्टर इस्लाम धर्म के उदय और मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में बताया था। इसके बाद हमारा मध्यकालीन भारत आगे बढ़ता हुआ पहुंच जाता है मोहम्मद बिन कासिम पर। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम लोग ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि यह पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, पर यह बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में हुआ यह है कि जो मोहम्मद बिन कासिम है, वो पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी है, ना कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो हमला हुआ था, वो 612-13 के आसपास हुआ था। तो चक्कर क्या था कि तब इस्लाम धर्म की स्थापना नहीं हो पाई थी, लेकिन स्थापना लगभग में हो रही थी, क्योंकि 612-13 में इस्लाम धर्म की स्थापना होना प्रारंभ हो गई थी और तभी ये हमला हुआ था मुंबई के थाने पर। तो पहला मुस्लिम आक्रमण मुंबई के थाने पर हुआ था, ना कि ये सिंध वाला था। ये पहला मुस्लिम सफल आक्रमण था, क्योंकि थाने वाला जो था, वो जो उसका शासक था उसमें, जब मैं आपको प्राचीन भारत पढ़ाऊंगा तब मैं उसमें क्लियर करूंगा सारी चीजें मैं आपको। तो उसने हरा दिया था उसको, तो वो असफल आक्रमण था, पर पहला मुस्लिम आक्रमण वो था। ये कैसा आक्रमण था? ये पहला सफल मुस्लिम आक्रमण था, जो कि एक अरबी व्यक्ति था, मोहम्मद बिन कासिम, उसने किया था। तो ये क्या था पूरा चैप्टर, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम चैप्टर डालने की हेडिंग डालने के बाद अब नीचे एक सब हेडिंग डाल लीजिए, एरो डाल के, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, यानी मेन हेडिंग हो गई मोहम्मद बिन कासिम। अब मोहम्मद बिन कासिम के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी कर लेते हैं। लिखिए, यह भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। अगला एरो डाल लिखिए, यह इराक का गवर्नर हज्जाज का दामाद व भतीजा दोनों था। इसकी आयु 17 वर्ष थी। इसने मकरान, जो कि पहले उसका नाम था जेडोसिया, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है आज की डेट में, ये के रास्ते से सिंध के बंदरगाह देवल पर हमला किया तथा 17 वर्ष की आयु से अधिक वाले लोगों को मारा गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसके हमले का कारण क्या था। मेन चीज यही है कि इसने आखिर हमला सिंध पर क्यों किया था। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। सबसे पहले वह कहानी हम लोग जानते हैं। देखिए, हुआ क्या था, श्रीलंका का शासक था, श्रीलंका का कोई राजा होगा। ठीक है, नाम का थोड़ा जिक्र नहीं मिल पाता है हमें, कहीं कुछ मिलता है कहीं कुछ मिलता है, तो इसलिए मैं उसका जिक्र करना उचित नहीं समझता, क्योंकि फिर आपको आईएएस के पेपर में दिक्कत हो जाएगी। श्रीलंका का शासक था। तो श्रीलंका का जो शासक था, वो थोड़ा इनका व्यवहारी था, हज्जाज का। हज्जाज जो कि गवर्नर थे इराक के, उनका थोड़ा व्यवहारी व्यक्ति था। तो ये क्या करते थे कि हर साल रेगुलर बेस पे श्रीलंका के शासक इनको कुछ तोहफे, गिफ्ट भेजा करते थे। उन गिफ्टों में क्या होता था, एक जहाज भरकर जाता था, उसमें श्रीलंका के रत्न, मोती, सोना चांदी, जो भी कीमती धातुएं पत्थर होते थे वो रखे जाते थे। खाने पीने की वस्तुओं में ज़्यादातर मसाले, जो कि वहां पर नहीं होते थे आपके अरब में, इराक अरब में नहीं होते थे। तो ये जो ड्राई फ्रूट और जो मसाले होते थे वो ये भरकर भेजते थे। और कुछ वही कन्याएं न्याय, उसमें बहुत ज़्यादा चलन था इन कन्याओं का। तो जो कन्या, जो लड़कियां लड़कियां होती थी, वो इनकी सेवा में पेश की जाती थी। तो यही उस समय हुआ था। उस समय क्या हुआ था कि ये जहाज पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयार हो गया था। इस जहाज को इन्होंने भेज दिया। पहले क्या होता था कि इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं होती थी, तो इस कारण से जहाजों को कई जगह रुकते हुए जाना होता था। तो सिंध का जो बंदरगाह था देवल, वहां पर ये जहाज ने अपना रुका, स्टे स्टे किया इन्होंने, और रुका था। खाने पीने का जो भी इंतजाम था वो करने के लिए रुके ये। तो वहां पर क्या हुआ था कि जो समुद्री डाकू थे, उन्होंने इस जहाज पर हमला कर दिया और जहाज को पूर्ण रूप से लूट लिया, मारा काट मचाई सो अलग। ठीक है, अब जहाज क्या हुआ, लुटा पिटा जहाज पहुंचता भैया इराक के गवर्नर हज्जाज के पास। हज्जाज ये सब देखकर दुखी हो जाता, भाई ये क्या हुआ। तो इस सारी घटना का दोष जो है, जो गवर्नर साहब थे, वो सीधा सीधा मर देते हैं जो सिंध के शासक थे, दाहिर पे। दाहिर सिंध का राजा था। तो
एक लेटर भेजा जाता है इनके पास। इनसे कहा जाता है ये सारा नुकसान जो हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है। अर्थात सीधे सीधे आरोप ये लगाया जाता है कि जो जहाज हमारा था वो आपने लुटवाया है, डाकुओं ने नहीं लूटा है, तो लिहाजा इस सारा खर्चा इसका अब आप देंगे। अब भाई दाहिर का शासक था, वो कैसे कबूल कर लेता कि मैं लुटवाया। वो कह रहा था कि मेरे पास क्या प्रॉपर्टी कम है क्या जो मैं आपकी टुच्चाई से जहाज लुटवाऊंगा। तो उन्होंने कह दिया भैया हमने जहाज नहीं लूटा है, और यदि आपको लगता है कि हमने लूटा है तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। हमारा जवाब मिल जाता है। गवर्नर साहब भी ये जवाब सुन के आग बबूला हो जाते हैं। ये अपने दामाद को बुलाते हैं, जो कि इनका दामाद और भतीजा दोनों था, मोहम्मद बिन कासिम को, और इनसे कहा जाता है कि भाई हमारे मान सम्मान की बात है, और ऐसे ऐसे सिंध के शासक हैं दाहिर, उन्होंने हमें उल्टा जवाब दे दिया है, तो आपको जाकर उनको सबक सिखाना है, आप बस उनको सबक सिखा दीजिए जाके। उन्होंने कहा ठीक है, और जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति कीजिए। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये सुनने के बाद वो उसको, जो हमारे जो ये जो इराक के गवर्नर साहब होते हैं हज्जाज, ये इनको 5,000 सेना की एक छोटी सी टुकड़ी दे देते हैं। उसमें 5,000 की सेना काफी बड़ी मानी जाती थी। वो वहां से लेकर निकलता है। वो निकलते निकलता जैसे ही ये इराक से पहुंचते हैं, इराक, ईरान, और ये छोटे छोटे काफी जगह पड़ती हैं, ईरान, इराक, इराक से ईरान, ईरान से तुरान, तुरान से फिर अफगानिस्तान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए ये आते हैं। तो जहां जहां बीच बीच में पता लगा कि भाई ये हमारे जो गवर्नर साहब हैं हज्जाज, उनके सम्मान में लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो लिहाजा वो 5,000 की जो सेना थी वो सिंध तक पहुंचते पहुंचते 50,000 की सेना हो जाती है, जो कि एक बहुत बड़ी सेना मानी जाती थी उस समय। लेकिन दाहिर भी कम शक्तिशाली नहीं था, दाहिर भी अच्छा खासा शक्तिशाली था। वो भी लड़ने के लिए तैयार था कि आओ भाई मुलाकात करते हैं तुमसे भी अच्छी तरीके से। भयंकर युद्ध होता है, दोनों सेनाएं आपस में टकराती हैं। लेकिन उस समय आपने गौर किया होगा कि भारतीय जो शासक थे उनकी एक कमी थी। वो क्या करते थे, युद्ध का नजारा अपने हाथी पर बैठकर देखते थे। हाथी पर बैठकर ये देखते थे कि कौन सी टुकड़ी हम उनकी खत्म हो रही है और कौन सी कहाँ पर मजबूत है। तो जो खत्म हो रही होती थी वहां पर वो दूसरी टुकड़ी भेज देते थे। लिहाजा भाई ये सब देखने के लिए, युद्ध का जायजा लेने के लिए वो हाथी पर बैठे थे। तो हाथी पर बैठने का एक तो फायदा ये होता है कि आप अपने युद्ध पर नजर रख सकते हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा दूर का नुकसान ये होता है कि कोई भी आपको आसानी से शिकार बना सकता है अपना। यही दाहिर के साथ हुआ। एक तीर आया सनसनाता हुआ और इनकी आंख में लगा। ये वहीं पर गिर पड़े और हाथी से गिरने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। बस जैसे ही सेना में ये बात पहुंची कि दाहिर जी एक्सपायर हो गए हैं, मर गए हैं, युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, पूरी सेना में खलबली मच जाती है। और इससे पहले ये अच्छे खासे जीत रहे थे। ताज्जुब की बात है कि ये जीत रहे थे और अच्छे खासे तरीके से जीत रहे थे, लेकिन जैसे ही सेना में खबर पहुंचती है कि दाहिर जी वीरगति को प्राप्त हो गए, तो सेना में भगदड़ मची जाती है। और लिहाजा कोई इधर भागता है, कोई इधर भागता है, और उसका फायदा मोहम्मद बिन कासिम की सेना को मिलता है, और ये दाहिर की सेना को तहस नहस कर देते हैं अच्छी तरह से, और पूरे सिंध को अच्छी तरह से लूटा जाता है, किले को लूटा जाता है। प्लस इनकी जो दो लड़कियां थी उनको भी बंदी बना लिया जाता है। अब इधर ये हो रहा था, और इराक में इधर हो गया था उल्टा। इराक में क्या हो गया था कि गवर्नर साहब हो गए थे चेंज। लेकिन चक्कर क्या था, ये गवर्नर के आदेश से आया था, ना कि किसी अपने चाचा चाचा के आदेश नहीं, एक गवर्नर के आदेश से। तो ये गवर्नर का सेनापति था, ना कि अपने रिश्ते निभाने के लिए आया था ये। तो उन्होंने सोचा कि इसके लिए गवर्नर जैसे पुराने थे वैसे नए थे, कोई समस्या नहीं थी। तो जो नए गवर्नर थे उनके लिए उन्होंने सोचा कि दो लड़कियां जो उन्होंने प्राप्त की थी युद्ध से, और काफी सोना चांदी प्राप्त किया था इन्होंने, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि उसने सोचा कि क्यों ना ये दो लड़कियां उनको प्रेम से भेंट की जाए, तो गवर्नर साहब खुश हो जाएंगे। तो वो दो लड़कियां जो दाहिर की थी, एक का जो बड़ी लड़की थी उसका नाम था सूर्या देवी, और जो छोटी लड़की थी उसका नाम था परिमल देवी। उन्होंने इन दोनों लड़कियों को सप्रेम भेंट करने के लिए वहां पर भेज दिया। बहुत सारा सोना चांदी भेजा। ये सारा जब सामान गवर्नर साहब के पास पहुंचा,
गवर्नर साहब काफ़ी खुश हुए कि भैया बहुत अच्छा काम कर रहा है हमारा सेनापति। तो जब उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी और बहुत खुश हुए, फिर उनके लिए लड़कियां पेश की गई कि ये लड़कियां भी भेजी गई हैं। तो लड़कियों को देख के बहुत खुश हुए, हिंदुस्तानी लड़कियां थीं और सबसे बड़ी बात की भाई वो हिंदू लड़कियां थीं, बहुत खुश हुए। तो अब चक्कर क्या था कि जो लड़कियां थी दोनों, उसमें बड़ी लड़की जो सूर्या देवी थी वो होशियार थी और वो निडर थी और दिलेर वीरता पूर्वक लड़ने वाली थी। लेकिन इस समय उसने पता लड़ तो सकती नहीं है, तो क्यों ना दिमाग का यूज किया जाए। जिस व्यक्ति ने हमारा पूरा घर बार तबाह कर दिया, हमारा पूरा खानदान नष्ट कर दिया, उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी था। तब उन्होंने सोचा कि सबक कैसे सिखाया जा सकता है, तो उसने अपना प्लान बना लिया था पूरा कि सबक कैसे सिखाया जाएगा। गवर्नर साहब के सामने लड़कियां पेश की गई, गवर्नर साहब काफी खुश हुए। तो बड़ी लड़की सूर्या देवी कहती है, नमस्ते नमस्ते जो भी होता है उनका उन्होंने किया, उनको आदब आदब किया उन्होंने। तो वो खुश हुए कि लड़कियां तो काफ़ी सही हैं। तो लड़कियों से वो कहते हैं कि हम आप पर अति प्रसन्न हैं, आप काफ़ी खूबसूरत हैं। तो सूर्या देवी ने कहा कि हमारी जो खूबसूरती है और जो हम हैं वो हम पहले जैसे नहीं रहे। गवर्नर साहब पूछते भाई क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा था कि जो हमारा सतीत्व था और जो इज्जत आबरू थी वो तो आपके सेनापति पहले ही लूट चुके हैं, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। एक तरीके से माना जाए तो हमें तो झूठा करके आपकी सेवा में पेश किया गया है। अब बड़ी समस्या आ गई ये सुन के भाई। एक तो चक्कर क्या था कि जो नया गवर्नर था वो पुराना गवर्नर जो उसके चाचा का लड़का था, सॉरी चाचा का लड़का नहीं था, जो उनके चाचा थे, जो उनके चाचा थे वो हट गए थे पद से और इन दोनों गवर्नरों में शत्रुता थी काफी ज्यादा। तो उसने समझा कि इसके भतीजे ने मुझसे शत्रुता निभाने के लिए ये सब किया है। उसको काफी क्रोध आ गया। उसने तुरंत एक आदेश दिया कि मोहम्मद बिन कासिम जहां भी है और जिस हालत में है उसी हालत में बैल की खाल में उसको जिंदा भरकर हमारे सामने पेश किया जाए। आदेश वहां से चल दिया मोहम्मद बिन कासिम के पास। तो अब क्या हुआ, इस बीच में मोहम्मद बिन कासिम अपना विजय क्रम चला रहा था। अब विजय क्रम क्या था, सबसे पहले वो देवल पहुंचा, देवल के बाद नीरून फतेह किया, नीरून के बाद सहवान, सहवान के बाद राबर, राबर के बाद ब्रह्मणाबाद, ब्रह्मणाबाद के बाद अरौर और अरौर के बाद मुल्तान, मुल्तान। अब मुल्तान के बाद सीधे पहुंचा था ये कन्नौज। कन्नौज पे ये हमला कर चुका था लेकिन फतेह नहीं कर पाया था। तभी उसको ये आदेश प्राप्त हो जाता है कि गवर्नर साहब ने आपको इस तरीके से लाने के लिए भेजा है। अब भाई गवर्नर का आदेश था वो कैसे टालता, उसने स्वयं अपने आप को सरेंडर कर दिया और बैल की खाल में उसको भर दिया गया। पूरी तरह से बैल की खाल में भरकर सिलकर सीधे सीधे वहां पर पेश किया गया गवर्नर साहब के सामने। तो ये जो कहानी आपने देखी यहाँ पर, जो ये मोहम्मद बिन कासिम थे वो कन्नौज तक पहुंच गए थे लेकिन कन्नौज फतेह नहीं कर पाए थे, अर्थात वो हिंदुस्तान फतेह नहीं कर पाए थे। जिस कारण से उस समय इस्लाम धर्म हमारे भारत में अधिकांश रूप से नहीं पहुंच पाया था, अंशतः ही पहुंच पाया था। जब उनकी डेड बॉडी इराक के गवर्नर के पास पहुंची, उनके सामने खोला गया तो उसमें से सड़ा गला मांस और हड्डियों के ढांचे निकले उसमें से, क्योंकि काफी महीने हो गए थे पहुंचते पहुंचते। दोनों लड़कियां देख के ये डर गईं। सूर्या देवी तो दिलेर थी लेकिन परिमल देवी थोड़ा सा डर गई ये देख के और सहम सी गई। तब उसने हाथ जोड़ के माफी मांगी गवर्नर से और उन्होंने कहा था कि हमसे गलती हो गई, हमने आपसे झूठ बोला था, ऐसा उन्होंने हमारे संग कुछ भी नहीं किया है। अब ये सन के वो और आग बबूला हो गया कि एक तो अच्छा खासा सेनापति था वो भी चला गया इन लोगों के चक्कर में और ये भी झूठ बोल गई, उसे गुस्सा हो गया। अब उसने सोचा कि इनको भी ऐसी सजा दी जाए जिससे कि पुश्ते याद रखें। उसने क्या किया कि दोनों बहनों को घोड़े की पूंछ से बांधकर जब तक घसीटने के लिए भेज दिया, भागने भगाते रहे घोड़े, जब तक मतलब भागते रहेंगे जब तक ये इनके शरीर पर एक भी मांस का अंश रहेगा। तो दोनों को घोड़े की पूंछ से बांध के भगाया गया और एंड में कुछ नहीं बचता है, सिर्फ एक टांग बचती है दोनों लड़कियों की और लड़कियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन उन्हें अपना इससे कोई मतलब नहीं था कि उनके संग ऐसा
कैसे हुआ, क्यों हुआ, उन्हें कोई मतलब नहीं था। उनको एक संतुष्टि थी कि उन्होंने अपना बदला पूरा ले लिया था। तो ये थी मोहम्मद बिन कासिम की कहानी। यह एक आक्रांता थे और यहाँ से आक्रमण भारत में होने शुरू हो गए थे। इस डेट से ये जो हमला किया था इन्होंने, वो किया था 712 में। ठीक है, अब कुछ और चीजें हैं इनके बारे में, वो जान लेते हैं। एरो डाल के लिखिए। सिंध की राजधानी अरौर को हटाकर अल मंसूरा बनाई गई। यानी जो सिंध राज्य था उसकी राजधानी अरौर थी। अब अरौर को हटा के उन्होंने क्या राजधानी बना दी? अल मंसूरा। ठीक है, अगला एरो डाल के लिखिए। राबर का युद्ध मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच हुआ। हाथी पर बैठे दाहिर के तीर लगा, जिससे युद्ध का परिणाम बदल गया और दाहिर की मृत्यु हो गई। ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब आगे लिखिए। कासिम ने ब्राह्मणाबाद से दाहिर की दो पुत्रियों को नए खलीफा सुलेमान, जो कि हज्जाज का शत्रु था, को सौंप दिया। लेकिन पुत्रियों ने खलीफा से उनका सतीत्व नष्ट करने की बात कही। इसलिए खलीफा ने इराक में बैल की खाल में मोहम्मद बिन कासिम को भरने का आदेश दिया। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको मैं बता ही चुका हूँ। और ये लिखने वाली बात है, वो कहानी हो गई, वो आपको नहीं लिखनी है। ठीक है, जो मैं एरो करके लिखवा रहा हूँ आपको वो ही लिखना है और एक अच्छे से नोट्स बनानी है, ताकि आप अच्छी तरह से उसका रिवीजन कर सकें। अब अगली हेडिंग डालिए। अरबों की सिंध विजय का प्रभाव। ठीक है, अब ये इंपोर्टेंट है और यहाँ पर क्या होता है, कुछ कोटेशन अनिवार्य हो जाती है हमारे लिए कि किस व्यक्ति ने क्या क्या लाइन कही है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 डाल के लिखिए इन्वर्टेड कॉमा में। इस्लाम की लहर सिंध एवं निचले पंजाब के ऊपर से बहकर फिर पीछे की ओर हट गई और रेत पर कुछ निशान छोड़ गई। इन्वर्टेड कॉमा बंद डैश सर बुलजले हैग। तो ये जो लाइन कही है, जो एक हिस्टोरियन है सर बुलजले हैग, उन्होंने कही है। अगला देखिए नंबर 2 डाल के इन्वर्टेड कॉमा में। भारतीय इतिहास की यह एक आकस्मिक कथा थी। इन्वर्टेड कॉमा बंद डैश सर बुलजले हैग। अगला देखिए नंबर 3 डाल के इन्वर्टेड कॉमा में। मध्य युग में जब यूरोप में अविद्या का अंधकार छाया हुआ था, तब अरबों को ज्ञान का दीपक भारत से मिला। इन्वर्टेड कॉमा बंद डैश H.G. वेल्स। अगला एरो डाल के लिखिए आप इन्वर्टेड कॉमा में नंबर 4। अरबों की सिंध विजय भारत व इस्लाम के इतिहास में एक प्रासंगिक घटना थी, एक परिणाम रहित विजय थी। इन्वर्टेड कॉमा बंद लैनपूल महोदय। ठीक है, ये जो लाइन कही है वो लैनपूल महोदय ने कही है, ये भी एक हिस्टोरियन है। इन जो आपको राइटर में यहाँ पे लिखा रहा हूँ, आगे जाके इन सारे राइटरों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। नंबर 5 लिखिए इन्वर्टेड कॉमा में। इस विजय से सांप्रदायिक मतभेद की नींव पड़ी। इन्वर्टेड कॉमा बंद डैश आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। ठीक है, ये भी एक अच्छे खासे हिस्टोरियन है। तो ये कोटेशन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, खासकर आईएएस पीसीएस के, मतलब के आरओ में इतना मेंशन नहीं करते, ये ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आईएएस पीसीएस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, खासकर मेंस के लिए। अगली हेडिंग डालिए राजनीतिक प्रभाव। ठीक है, एरो डाल के लिखिए सिंध में मुल्तान अरबों के अधीन आ गए, कौमा सिंध की राजधानी अल मंसूरा बनाई गई। अगला एरो अरबों के सबसे बड़े शत्रु प्रतिहार थे, तो प्रतिहार के बारे में पढ़ाऊंगा आपको। अगला एरो अरबों ने राष्ट्रकूटों को बलाहार कहा, वह उनके पश्चिमी तट पर व्यापार करने के लिए उनसे संधि भी की। ठीक है, तो जो राष्ट्रकूट थे, तो राष्ट्रकूट जो आपको, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा राजपूत शासक, तब मैं राष्ट्रकूट को पढ़ाऊंगा, आपको अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। ये राष्ट्रकूटों को मैं आपको, प्राचीन भारत का चैप्टर है ये, है मिडाइल में ही, लेकिन जब मैं राजपूत राजा पढ़ाऊंगा आपको, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य होंगे, ये इनकी एक पूरी बेल्ट आएगी, सीरीज आएगी, तब मैं ये सब पढ़ाऊंगा आपको एक लाइन में, एक चैप्टर के हिसाब से। ठीक है, अभी चैप्टर चल रहा है ये आपके आक्रांताओं का, तो आक्रांताओं से रिलेटेड ही पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, अगली हेडिंग डालिए सामाजिक प्रभाव। सिंध में स्थानीय विषयों पर प्रजा स्वतंत्र कर दी गई, कौमा भारत में पहली बार कागज का प्रचलन शुरू हुआ।
तो भारत का कागज में प्रचलन पहली बार मोहम्मद बिन कासिम के बाद ही शुरू हुआ था, लगभग 712 एडी में। अगला एरो, भारत में पहली बार ऊंट पालन तथा खजूर की खेती का प्रचलन हुआ। सामाजिक सांस्कृतिक रूप से आदान प्रदान का मिलन बिंदु बगदाद बना। अगले हेडिंग डालेंगे धार्मिक प्रभाव। सामान्यतः बलपूर्वक धर्म परिवर्तन नहीं किया गया, मुस्लिम शासन के अधीन जजिया, तो ये जजिया एक प्रकार का कर होता था जो कि गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, और गैर मुस्लिम जो ये टैक्स देते थे उनको जिम्मी कहा जाता था, जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन ये आते थे। ठीक है। अगला एरो, भारत में पहली बार जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। इसके 3 स्तर होते थे। यह स्तर थे 48,42, सॉरी 42 नहीं है, 48,24,12 दिरहम। दिरहम उस समय की मुद्रा थी जो चलती थी, और इससे बच्चे व स्त्री इससे पूर्ण रूप से मुक्त थे। ठीक है। कुछ ब्राह्मण भी इससे मुक्त थे। अगले दिन डालिए शैक्षिक प्रभाव। विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र का अनुवाद अरबी भाषा में कलीलाहा व डिमना के नाम से किया गया। अगला एरो, हिंदसा, संख्याओं का अरबी नाम का उद्गम भारत से ही हुआ। ये इंपोर्टेंट लाइन है, इनको हाईलाइट आप कर लेना। अगला एरो, ब्रह्म द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड खंड वाक पुस्तकें बगदाद ले जाई गईं। अगला एरो, अरबों ने भारत से ज्योतिष सिद्धांत सीखा, अरबी शिक्षा का केंद्र भारत में लाहौर बना। अगला एरो, अगली हेडिंग डालिए आप, आर्थिक प्रभाव। अंतरराष्ट्रीय मंडी बसरा, जो कि इराक में है, बनी। सिंध में दिरहम सिक्के चले। ये इंपोर्टेंट है कि सिंध में दिरहम सिक्के चलना प्रारंभ हो गए थे, और इसी से टैक्स का आदान प्रदान होता था। ठीक है। तो ये था चैप्टर आपका मोहम्मद बिन कासिम का। तो मोहम्मद बिन कासिम का चैप्टर यहाँ से खत्म हो जाता है आपका। यहाँ से जो क्वेश्चन जो बनते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले भारत पर सफल आक्रमण किसने किया था और कब किया था। तो जवाब होगा आपका मोहम्मद बिन कासिम, और 712 एडी में किया गया था। किसके कहने पर किया गया था? हज्जाज के कहने पर किया गया था। क्यों किया गया था? कारण मैंने आपको पूर्ण रूप से बता दिया है। ठीक है। तो आपके जो 2 चैप्टर थे आपके मध्यकालीन भारत के, वो समाप्त हो गए। पहला इस्लाम धर्म का उदय, और दूसरा मोहम्मद बिन कासिम। इससे बाहर मोहम्मद बिन कासिम का कुछ भी नहीं है, यही सब आता है। अब हम पढ़ेंगे अगले आक्रांता मोहम्मद गजनवी को। मोहम्मद गजनवी ने क्या किया था, कैसे किया था, उसके वंशज क्या है, पीढ़ियां क्या रही उसकी, वो, और उसके बाद पढ़ेंगे अगले आक्रांता मोहम्मद गौरी को। ये दोनों आक्रांता खत्म होने के बाद फिर हमारा अगला चैप्टर होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिल्ली सल्तनत। अगर आपको जो मैंने आपको पढ़ा दिया है इससे रिलेटेड कुछ भी शक हो, सुबह हो, और कुछ भी अगर आपको मुझसे पूछना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने के लिए, तब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो आपको लगता है कि ये काम का है, और अगर आपके काम का नहीं है, और आपको लगता है कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आईएएस की पीसी तैयारी कोचिंगों में जाके नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके पास मटेरियल नहीं है, तो ये वीडियो उन लोगों को जरूर शेयर कर दें, ताकि वो इसका फायदा उठा सकें और आगे चल के भविष्य में आईएएस पीसीएस बन सकें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।